हाथ थपथपाकर उसे चिंतन की राह पर ले जाती है। मतलब निबंध जब वो लिखते थे तो उसे एक यात्रा मानते थे, और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो यात्रा जो है मुझे किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती थी, और एक सच्चे मित्र की भांति क्या करती थी, पुकारती थी। और पाठक, पाठक का मतलब होता है पठन, पाठ जिसको पढ़ते हैं, जो लोग पढ़ते हैं उसे पाठक बोलते हैं। ठीक है, पाठक एक जाति भी होती है, सॉरी गुड कास्ट मॉर्निंग भी होता है। तो मैम। गुड मॉर्निंग, तो वहां मत जाइएगा। यहाँ पाठक का मतलब होता है पढ़ने वाला व्यक्ति। पढ़ जो पढ़ते हैं, जैसे कि किताब वगैरह किसी चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं, तो वहां पे पाठक का मतलब ये होगा। तो पाठक का कंधा क्या करते हैं, थपथपाते हैं, और उनको चिंतन मतलब सोचने समझने की राह पर लेकर जाते हैं। इनका मुख्य कार्य क्षेत्र जो था पत्रकारिता था, मतलब ये एक पत्रकार थे। ये ज्ञानोदय के संपादक भी रहे हैं, मतलब एडिटर में भी। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना, दीप जले, शंख बजे इत्यादि, ये इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, तो अब हम इनके द्वारा लिखित चैप्टर को समझते हैं। ये है इनके द्वारा लिखित चैप्टर। यहाँ पे कोई पढ़ना चाहेगा या मैं खुद ही रीड करके बताऊं? मैम सर, पढ़िए मकान पढ़िए। में मैं जिस मकान में मैं ठहरा उसकी खिड़की के सामने ही खड़ा था एक पूरा पनपा बांझ का पहाड़ी पेड़। पलंग पर लेटे लेटे वह यो दिखता कि जैसे कुशल समाचार पूछने को आया कोई मेरा ही मित्र हो। एक दिन देखते देखते इस बात पर मेरा ध्यान गया कि यह इतना बड़ा पेड़ हवा का तेज झोंका आते ही पूरा का पूरा इस तरह हिल जाता है कि तान पर कोई सांप झूम रहा हो, और उसका ऊपर का हिस्सा हवा जब और तेज हो जाती हवा भी झुक जाती है, पर हवा के पड़ते ही वह फिर सीधा हो जाता है। हवा मौज में थी, अपने झोंकों में झूम रही थी, इसीलिए बराबर यह क्रिया होती रही और मैं उसे देखता क्या रहा, उसकी झूम में रस लेता रहा। पेड़ पेड़ वह पेड़ पूरा पूरा ना दिखता था, इसलिए मैं पलंग से खिड़की पर आ बैठा। अब मुझे वह पेड़ जड़ से उगल तक दिखाई देने लगा, और मेरा ध्यान इस बात पर था कि हवा कितनी भी तेज हो, पेड़ की जड़ स्थिर रहती है, हिलती नहीं है। मैम आगे और पढ़ूं? नहीं, इतना समझ लीजिए, उसके बाद पढ़िए। ठीक है, तो इन पैराग्राफ के माध्यम से जो है कन्हैयालाल मिश्र जी क्या लिख रहे हैं, मकान में मैं ठहरा जिसकी खिड़की के सामने ही खड़ा था एक पूरा पनपा बाज का पहाड़ी पेड़। यहाँ पे वो एक मकान में रुके हुए थे और खिड़की के सामने खड़े थे, और उन्होंने क्या देखा, पहाड़ी पर एक निर्झर, मतलब जिसमें जीव ना हो वैसा वृक्ष क्या था, पहाड़ी पर एक पहाड़ वृक्ष वो खड़ा था। वहां पर उस मकान में वो पलंग पर लेटे लेटे उसको ऐसे देख रहे थे जैसे कि वो पेड़ जो है उनका समाचार पूछ रहा है, जैसे उनका कोई पुराना मित्र उनके पास आकर उनका कुशल समाचार पूछ रहा है। एक दिन उसे देखते देखते उनका ध्यान गया कि यह इतना बड़ा पेड़ है, और हवा का जो तेज झोंका है, हवा का तेज झोंका जब आता है तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, हिल जाता है, जैसे बीन की तान पर कोई सांप झूम रहा हो। अब बीन की तान पर मतलब आप लोग सपेरे को देखे होंगे, तो सपेरा जब बीन बजाता है तो सांप क्या करता है, झूमने नाचने लगता है। तो वैसे ही बता रहे हैं कि जब हवा का तेज झोंका आता, जैसे ही आता, तो क्या होता, वो पेड़ जो है वो झूमता रहता था, ऊपरी उसका ऊपरी हिस्सा झूमता रहता था, हिलता रहता था। ऊपर का हिस्सा जब वह
जब तेज मतलब जब हवा और तेज हो जाती तो काफी झुक जाता था। जब हवा धीमे हो जाती तो वो सीधा हो जाता। मतलब हवा का प्रभाव उस पर इतना ज्यादा था कि वो झूमता रहता था। जैसे ही हवा तेज होती वो झुक जाता, लेकिन जैसे ही हवा रुक जाती वो सीधा हो जाता था। ठीक है। हवा भी अपने मौज में थी, मतलब हवा भी बहुत तेज बह रही थी, अपने झोंकों में झूम रही थी, इसलिए बराबर यह क्रिया होती रही और उसे वह लेखक जो है कन्हैयालाल मिश्र उसे देखते रहे। हवा आती रही और यह क्रिया जो बार बार झुक रहा था, सीधा हो रहा था, फिर झुक रहा था, फिर सीधा हो रहा था, इस तरह की यह क्रिया जो थी बार बार दोहरा रहा था पेड़। तो यह क्रिया बार बार हो रही थी और जो लेखक जो थे वो क्या कर रहे थे, उस हवा के झोंके के आने पर पेड़ की झकझोर, मतलब पेड़ जो इधर उधर होता उसके रस को ले रहे थे, मतलब वो मगन हो रहे थे उसमें। वहां पर पलंग पर लेटे लेटे पेड़ जो था वो पूरा नहीं दिख रहा था, इसलिए वह पलंग के पास लगी खिड़की के पास आकर बैठ गए। मतलब वो जो रूम में खिड़की थी उस खिड़की के पास आकर वो क्या हो गए, पलंग पर बैठ गए। और वहां से वो जो पेड़ था वो पूरा, मतलब जड़ से लेके शाखा तक, ऊपरी शाखा मतलब ऊपर ऊपर का हिस्सा, पुलंग जैसे बोलेंगे पुलंग, वो वहां तक दिखाई देने लगा। और उनका ध्यान इस बात की ओर गया कि हवा कितनी भी जोरदार था लेकिन पेड़ का जो जड़ था वो क्या था, स्थिर था, बिल्कुल भी नहीं हिलता था। उसका ऊपरी हिस्सा जो था क्या, सिर्फ हिलते रहता था, बाकी जो हिस्से थे वो बिल्कुल भी नहीं हिलते थे। कोई डाउट है? मैं नो मैम। नो मैम। अब देखिए नेक्स्ट आगे का, जिसको पढ़ना है पढ़ सकते हैं। कोई पढ़ना चाहता है? ठीक है। वहीं पर बैठे उनका ध्यान एक दूसरे पेड़ की तरफ गया जो इस पेड़ से काफी निचाई में था। निचाई में था मतलब नीचे था। पेड़ का फूट सूखा वृक्ष, और सूखा वृक्ष माने निर्जीव मुर्दा वृक्ष। पेड़ जो था ठूठ था। ठूठ का मतलब निर्जीव वृक्ष, और सूखा वृक्ष था मानो वह क्या हो गया हो, निर्जीव हो गया हो, मुर्दा हो गया हो, वैसा था। सोचो यह वृक्ष, मतलब यह मान लो कि वह वृक्ष का क्या था, कंकाल था। कंकाल अगर आप लोगों ने लेबोरेटरी में देखा होगा, बायो की लेबोरेटरी में या फिर पिक्चर्स वगैरह में देखा हो, तो कंकाल, ठीक है। मनुष्य का जो हड्डी होता है जिसमें से मांस निकल जाती है, सिर्फ हड्डियां बचती हैं, तो उसे कंकाल कहा जाता है। जैसे कि एक दिन सभी को होना है, ठीक है, ऐसा लेखक लिख रहे हैं। अब मैं कभी इस हरे भरे पेड़ की ओर देखता, कभी उस सूखे ठूठ की तरफ, और वो क्या करते, कभी उस पेड़, कुछ कभी उस सूखे निर्जीव पेड़ की तरफ देखते तो कभी उस हरे भरे पेड़ की तरफ देखते। देखते भालते मेरा ध्यान इस बात की ओर गया कि वह धीमे चले या वेग से, वह टूटना हिलता ना झुकता। अब यहाँ पर लेखक जो है लिख रहे हैं कि उनका ध्यान जब दोनों वृक्षों की ओर जाता था, दोनों वृक्षों की तरफ जाता था, तो वो ये देखते थे कि जो निर्जीव वृक्ष था वो क्या होता था, बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिलता था। लेकिन जब हवा का धीरे जब हवा धीरे चलती थी तो वो ठूठ जो था वो निर्जीव की भांति खड़ा रहता था। लेकिन जब वही जिस वृक्ष में जीव था वो क्या था, हिलते डुलते रहता था। फिर इसके बाद लिख रहे हैं, ना हिलना ना झुकना, मन में यह दो शब्द आए और मैं आप ही आप इन्हें अपने में दोहराया, ना हिलना ना झुकना। जो ठूठ वृक्ष था वो हिलता भी नहीं था, झुकता भी नहीं था, तो उनके मन में ये दोनों ही शब्द आए और वो ये दोनों ही शब्द को क्या करने लगे, दोहराने लगे। जैसे कि हम किसी बात को दोहराते हैं वैसे ही ये जब वर्ड इनके मन में आया तो इन दोनों ही वर्ड्स को क्या करने लगे, दोहराने लगे। ठीक है। दूर अंतर में कुछ स्पर्श हुआ पर वह स्पर्श सूक्ष्म था, यो ही संकेत सा। शब्द चक्कर काटते रहे, ना हिलना ना झुकना, और तब आया वह वाक्य,
न हिलना न झुकना जीवन की स्थिरता का दृढ़ता का चिन्ह है और वह वीर पुरुष है जो न हिलता है न झुकता है। अब यह जो शब्द थे, ठीक है, हिलना झुकना, ये दोनों शब्द क्या कर रहे थे, उनके दिमाग में चक्कर काट रहे थे। इससे कोई वाक्य नहीं बन रहा था, लेकिन अचानक सहसा मतलब अचानक से ही उनके मन में ये वाक्य बना कि ना ही हिलना ना ही झुकना ना ही झुकना, ये जीवन की स्थिरता का मतलब कॉन्स्टेंटली खड़े रहना, ये दृढ़ता का क्या है, चिन्ह है। और यह वीर पुरुष की निशानी है जो ना ही हिलता है ना ही झुकता है। इस लाइन में इन्होंने लिखा है कि ये वीर पुरुष है, वह वीर पुरुष है जो ना हिलता है और ना झुकता है। लेकिन आगे इन्होंने बताया है कि जो हिलते हैं नहीं है और जो मतलब जो झुकते नहीं है वो हमेशा काट दिए जाते हैं। जैसे कि सीधा पेड़ जो होता है, जैसे कि ये अभी ठूट का पेड़ है जो क्या है, बिल्कुल सीधा है, निर्जर है, तो ये पेड़ जो है वो काट दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये झुक नहीं सकता, और जो झुकता नहीं है उसे काट दिया जाता है। आगे की लाइन में ये बताएंगे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तभी मैंने फिर देखा उस ठूट की ओर, वह न हिल रहा था न झुक रहा था। मन में अचानक प्रश्न आया, न हिलना न झुकना जीवन की स्थिरता का चिन्ह है, पर उस ठूठ में जीवन कहाँ है, वह तो मुर्दा पेड़ है। फिर उनके मन में वह जब वो उस वृक्ष को, निर्जीव वृक्ष को जब देख रहे थे, तो उनके मन में यह प्रश्न आया, ये तो ना हिलता है ना झुकता है। तो उनके मन में एक अचानक से प्रश्न आया कि क्या यही जीवन की स्थिरता का चिन्ह है, क्या ऐसे ही जीवन स्थिर रहता है। लेकिन अगर जीवन ऐसे ही स्थिर रहता है तो ये तो निर्जीव है, निर्जीव है मतलब इसमें कोई जीव ही नहीं है। अब जब ये मुर्दे के समान है तो इसमें जीव कहाँ होगा, मतलब यह तो एक मुर्दा पेड़ है। आगे लिख रहे हैं, अब मेरे सामने एक विचित्र दृश्य था कि जो जीवित था वह हिल रहा था, जो मृतक था वह ना हिल रहा था ना झुक रहा था। तो ना हिलना ना झुकना स्थिरता का चिन्ह है या मृत्यु की जड़ता का। यहाँ पे बोल रहे हैं, लेखक लिख रहे हैं कि उनके सामने दो पेड़ थे, जैसे कि स्टार्टिंग में ही उन्होंने बताया है। एक पहाड़ी के ऊपरी भाग में था, एक पहाड़ी के नीचे भाग में था। तो वो दोनों ही पेड़ को देखकर उनके मन में एक विचित्र सा प्रश्न उठ रहा है कि हिलना डुलना या झुकना जो है, क्या यही जीवन की स्थिरता का चिन्ह है। अगर यह जीवन की स्थिरता का चिन्ह है तो मृत्यु की जड़ता का क्या चिन्ह है, ऐसा उन्होंने अपने मन में प्रश्न किया। उनके मन में बहुत सारी उलझने थी, लेकिन समाधान क्या था ये उन्हें पता नहीं चल रहा था। उन्होंने दोनों ओर देखा, देखते रहे, और उनके मन में जो परिस्थितियां हिलने झुकने के अनुसार आई, उन परिस्थितियों से उनके मन में उसका समाधान मिला। वह क्या था, वह वीर नहीं जड़ है। कौन? जो हिलता नहीं है, जो डुलता नहीं है, जो झुकता नहीं है, ठीक है, वह क्या है, जड़ है। मतलब उसका मतलब वह एक मुर्दे के समान है, ठीक है, क्योंकि हिलना झुलना ही झुकने का चिन्ह होता है। क्लियर? कोई डाउट है? मैम जो आप बोले कि ये पेड़ वाला, उसमें मुझे समझ नहीं आया थोड़ा सा। कौन सा वाला? मैम आप पेड़ के बाद कुछ बोले ना कि ये पेड़ कुछ इस टाइप से है और ये अलग है, तो वो क्या बोले आप, समझ नहीं आया वो। लास्ट में बोली क्या? नहीं मैम स्टार्टिंग में बोले तो। स्टार्टिंग में ही पूछना चाहिए था ना बेटा, कहाँ पे? फर्स्ट वाली लाइन में बोली थी, फर्स्ट पैराग्राफ में। यस मैम आप बोले ना कि पेड़ ये मुर्दा है, तो इसके बाद एक वर्ड बोले, वो वर्ड समझ नहीं आया। यहाँ पे जैसे कि स्टार्टिंग वाले पैराग्राफ में जो लेखक हैं उन्होंने लिखा है कि जो पहाड़ी पर, जिस पहाड़ी पर उस वृक्ष को देख रहे थे जो कि हिल डुल रहा था, बस उसका जड़ जो था क्या, स्थिर था। बाकी जो पेड़ क्या था, हिल डुल रहा था। लेकिन वहां पर एक ठूठ का वृक्ष था, ठूठ। यही नहीं समझ में आया था? यस मैम। ठूठ का मतलब अब होता क्लियर है है मैम। निर्जीव वृक्ष, ठीक है, यस मैम। जिसमें जीव ना हो। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना, कोई पेड़ सूख जाता है तो उसे हम कहते हैं ठूठ, ठीक। यस मैम। और कहीं कोई डाउट कि आगे बढ़ूं? आगे मैम। इसके बाद लिख रहे हैं, हिलना और झुकना अर्थात परिस्थितियों में समझौता। जिस जीवन में समझौता नहीं, समन्वय नहीं, सामंजस्य नहीं, वह जीवन कहाँ, वह तो जीवन ही जड़ता है। जैसे यह ठूठ और जैसे यह पहाड़ का शिखर। यहाँ पे लेखक जो है उन्होंने समझाया कि वीर वह नहीं है जो
हिल नहीं सकता, झुक नहीं सकता या परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकता। वीर कौन है? वीर वह है जो हिल सकता है, परिस्थितियों का सामना कर सकता है, झुक सकता है। और हिलना झुकना ये जो है परिस्थितियों से समझौता करना है। तो यही मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान होती है। अगर जो मनुष्य झुक सकता है अपने जीवन में, तो वही क्या है, अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है, उन्नति कर सकता है। जीवन से समझौता करना, जीवन में मतलब बहुत तरह की अनेक परिस्थितियां आती हैं जिनमें हम जिन परिस्थितियों में हमें क्या करना होता है, समन्वय मतलब तालमेल बैठा के आगे की तरफ बढ़ना पड़ता है, सामंजस्य रखना पड़ता है और कई तरह के समझौते करने पड़ते हैं। तो यही क्या है, हमारा जीवन है। वह तो जीवन जड़ के समान है, जैसे यह ठूठ और जैसे पहाड़ का वह शिखर। जैसे कि निर्जीव पेड़ है जो बिल्कुल भी हिल नहीं सकता, और जैसे कि पहाड़ है, पहाड़ जो होता है वो अचल खड़ा रहता है, ना इधर होता है ना उधर होता है। तो उन दोनों के समान हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन हमेशा ही एक फलदार वृक्ष की तरह से होना चाहिए, जैसे कि वो अगर उस पे फल लगे हो तो वो क्या होता है, झुकता है। मतलब हम अगर हमारे अंदर ज्ञान है तो हम क्या करेंगे, हम झुके रहेंगे हमेशा। लेकिन हमारे पास किसी चीज का थोड़ा बहुत ज्ञान है तो हमारे अंदर क्या आ जाएगा, घमंड आ जाएगा कि हाँ हम उस चीज को जानते हैं। लेकिन अगला इंसान भी क्या होता है, जानते रहता है। अगर कोई अगला व्यक्ति उस बात में नहीं बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस विषय के बारे में नहीं जानता है, वो आपसे अच्छे से भी जानता हो शायद। तो इसलिए हमेशा अपने जीवन में झुकना चाहिए, परिस्थितियों से समझौता करना आना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आगे लिख रहे हैं, मुझे ध्यान आया कि जीते जागते जीवन में भी एक ऐसी मनोदशा आती है जब मनुष्य हिलने और झुकने से इनकार कर देता है। अतीत में रावण और हिरण्यकश्यप इस दशा के प्रतीक थे, और इस युग में हिटलर और स्टॉलिन जो केवल एक ही मत को सही मानते और वह स्वयं उसका मत था। आज भी भाषा में इसी का नाम है डिक्टेटरी, अधिनायकता। यहाँ पर उन्होंने कहा कि जीवन में ऐसे भी मनोदशा मतलब अपने मन की दशा आती है जब मनुष्य हिलने झुलने से क्या करता है, हिलने डुलने से मतलब अपने विचारों से हिलने डुलने से क्या कर देता है, इनकार कर देता है। अतीत में मतलब जैसे कि आपका भूतकाल हो गया, तो भूतकाल में पास्ट टेंस, भूतकाल को पास्ट टेंस बोलते हैं। ठीक है। तो पास्ट टेंस में रावण और हिरण्यकश्यप जो ये दोनों थे इसके प्रतीक माने जाते थे। मतलब ये अपने विचारों से बिल्कुल भी, विचारों पर बिल्कुल अड़िग थे, बिल्कुल भी नहीं हिले। ठीक है। इस वजह से उनका क्या हो गया, नाश हो गया। फिर इसके बाद इस युग में जो थे वो कौन आए, हिटलर और स्टॉलिन। इनमें ये केवल अपने ही मत को मतलब अपने ही विचारों को मानते थे और स्वयं अपना विचार रखते थे। और आज की भाषा में हम इसे कहते हैं डिक्टेटरी या अधिनायकता। विश्व की भाषा क्या है, दे और ले। विश्व की जीवन प्रणाली क्या है, कह और सुन। जीवन प्रणाली यहाँ पे जो बता रहे हैं, विश्व की भाषा, विश्व की भाषा का मतलब आप अपनी भाषा का ज्ञान दो, वो दूसरी अपनी भाषा का ज्ञान देंगे। ठीक है। विश्व की जीवन प्रणाली कह सुन, इसका मतलब हुआ हम जो जीवन जी रहे हैं इसमें हम अपनी कहेंगे और दूसरों की सुनेंगे, तभी हम जीवन जी सकते हैं। विश्व की यात्रा का पथ, मान और मना। मतलब यात्रा, हमारी जो जीवन की जो यात्रा है वो कैसी हो सकती है, हम कभी मान जाते हैं और कभी मना कर देते हैं। तो ऐसे ही जीवन की यात्रा चलती रहती है। इन तीनों का जो समन्वय है, हिलना झुकना और समझौता, समन्वय मतलब इन तीनों पर क्या करता है, निर्भर करता है। इसमें यह नहीं है वह जड़ है, भले ही वह ठूठ की तरह निर्जीव हो या रावण की तरह जिद्दी। इसमें क्या है, जड़ है, मतलब यह नहीं है कि वह जड़ है, भले ही वह बिल्कुल अपने बात पर बिल्कुल अड़िग है, या फिर ठूठ की तरह निर्जीव की भांति खड़ा है, या रावण की तरह जिद्दी माना गया है। अपने अंदर एक दृढ़ संकल्प लेके चलिए कि हाँ हमें यह करना है। जैसे कि अगर आपको फ्यूचर में कुछ बनना है तो आप अपने मन में ये दृढ़ संकल्प लेके चलिए कि हाँ हमें यह फ्यूचर में बनना है। बिल्कुल ठूठ की भांति होना चाहिए वो दृढ़ संकल्प, जिद्दी टाइप का होना चाहिए। हम उस बात से हिल ही नहीं सकते। तो इस समय में किसी कार्य को करने के लिए अपने अंदर जिद होना चाहिए, लेकिन कभी हमें झुकना पड़े उस समय जिद नहीं रखना चाहिए। ठीक है, क्लियर है।
यस मैम, यस मैम। क्लियर है। इसके बाद लास्ट लाइन में लिख रहे हैं, लास्ट पैराग्राफ। इसके बाद आगे का जो पैराग्राफ है वो कल मैं बताऊंगी आप लोग को। मेरी खिड़की के सामने खड़ा हिल रहा था बाज का विशाल पेड़ और दूर दिख रहा था वह ठूठ। बाज का मतलब यहाँ पे होता है बांस का पेड़, देखे हो? यस यस Yes, ma'am. मैम। जैसे कि मैत्री गार्डन, हम लोग का जो मैत्री गार्डन है वहां पे अगर गए होंगे तो जहाँ पे शेर वगैरह रखे हैं ना, वहां पे बांस वगैरह अगर नहीं देखे होंगे तो कभी जाना तो देख लेना, वहां पे बांस का पेड़ लगा हुआ है। तो वो जो बांस का पेड़ होता है वो विशाल, विशाल मतलब बहुत बड़ा था और दूर से दिख रहा था, वहां पर ठूठ का भी पेड़ दिख रहा था। समय की बात है, तभी पास के घर से निकला एक मनुष्य और अपनी छोटी कुल्हाड़ी से उस ठूठ की एक छोटी टहनी काटने लगा। अब यह तो समय समय की बात है। वहां पर उन्हीं के घर के पास में एक मनुष्य जो है वो कुल्हाड़ी लेकर निकला और जो निर्जीव मतलब जिसमें जीव नहीं था, जिस पेड़ में बिल्कुल सूखा हुआ था, उस पेड़ की एक छोटी सी टहनी को काट कर ले गया। सामने ही दिख रही थी सड़क जिस पर अपनी कुदाल से काम कर रहे थे कुछ मजदूर। और सामने क्या दिख रही थी? एक सड़क दिख रही थी और वहां पर कुदाल, कुदाल देखे होंगे नीचे लोहे का लगा रहता है, ऊपर में बांस की एक डंडी रहती है, तो Yes, ma'am. उससे काम किया जाता है, तो उसे बोला जाता हम है घर पर कुदाल। है। ठीक है, हाँ। तो वो उससे मजदूर लोग क्या कर रहे थे, उस सड़क पर काम कर रहे थे। इसके बाद का जो पैराग्राफ है वो मैं आप लोगों को कल बताऊंगी, ठीक है? Yes, ma'am. यस मैम। Have थैंक a यू good मैम। day. यस मैम।